हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जितने भी है सभी को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कल की क्लास में क्वेश्चन में जो दिया हुआ था लेंस, ठीक है, क्वेश्चन में जो दर्पण दिया हुआ था उस दर्पण के कल के सेशन का पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन था कि इसकी फोकस दूरी यानी कि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी थी, तो वक्रता त्रिज्या पूछा था, तो 40 गुणे 2 हो जाता 80 हो जाता, लेकिन वहां पे फोकस दूरी मैंने 20 रख दी है तो मेरा आंसर 40 आया, ठीक है। तो जबकि क्वेश्चन में गिवन कितना था 40, तो 20 की जगह अगर आप 40 रखेंगे तो 40 दूना 80 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, तो हमने कहा 1 बाय 1 का रिप्लाई देना ठीक नहीं, हम जो है उसको लाइव सेशन में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो 40 की जगह 20 हो गया था, ठीक है, वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके लिए सॉरी, जल्दी जल्दी में हो गया, ठीक है। चलिए सेशन को करते हैं बच्चों स्टार्ट। ये रहा आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक दिखेगा, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है या किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष के लिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पे आपसे कारण भी पूछा कि दूरदृष्टि दोष जो है किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम लोग कारण जान लें, और आपको एक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता, एक वन शॉट मैंने क्लास 12 के लिए क्लास ली थी जिसमें प्रकाशिक यंत्र के नाम से होगा, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र के नाम से एक मैंने वन शॉट क्लास लिया था, अप्रॉक्सीमेट 2 या 2.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है। उसमें शुरुआत का अगर 1 घंटा आप देखेंगे तो शुरुआत के 1 घंटे में पूरा मानव नेत्र के बारे में ही है। मानव नेत्र है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, यानी कि दृष्टि दोष और मानव नेत्र पर ही पूरे 1 घंटे का लेक्चर है। यानी कि आज के इस सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ वहां पे मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, और यहाँ हम आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इंटर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको देखना होगा तो वहाँ पे भी जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये है बेटा, दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करें, दूरदृष्टि दोष होता कैसे है पहले तो आप ये समझो। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा मानव नेत्र, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में पास स्थित वस्तुएं जो है दूर साफ साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में पास स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा ये ह्यूमन आई है, ठीक है, मान लेते ये हमारा क्या है ह्यूमन आई, ठीक। यहां कहीं हमारी रेटिना है, ठीक है, ये इतना भाग हमने मान लिया हमारी क्या रेटिना। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। यहां क्या होता है, इस प्रकार से उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। ये आंख की संरचना कुछ, अरे यार बन भी नहीं रहा ठीक से, आंख की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यहां पे क्या लगाता है उत्तल लेंस। अब यहां पे जो पास स्थित वस्तु है ये, ठीक है, अगर मान लेते हैं पास में कोई वस्तु ए बी स्थित है, तो इस पास स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर यहां बनता है, रेटिना से दूर बनता है। कहां बनता है, रेटिना से दूर बनता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब रेटिना पर दूर बनने का कारण क्या हो सकता है, तो रेटिना पर दूर यानी कि रेटिना से दूर बनने के जो कारण है वही जो है इसका आंसर है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि इसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाए, किसकी, नेत्र लेंस। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तब आपके आंखों में दूरदृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर हो गई।
या ये जो नेत्र लेंस है इसका गोला ही छोटा हो जाए, यानी इसका व्यास छोटा हो जाए, व्यास कम हो जाए, यानी कि ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी सेम रहे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी सेम रहे, लेकिन ये गोला छोटा हो जाए, यानी कि आंख छोटी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दूरदृष्टि दोष हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण है दूरदृष्टि दोष होने के। पहला कौन कौन सा? पहला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, ठीक है। कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है, फोकस दूरी का बढ़ना, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ये जो नेत्र गोलक है उसका व्यास जो है कम हो जाना। तो नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए यानी कि गोला छोटा हो जाना, ठीक है। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम होना, व्यास कम होना। तो ये दो कारण हैं, ठीक है। ये दो कारण है जिसके कारण दूरदृष्टि दोष होती है। और दूरदृष्टि दोष कहते किसे हैं कि दूरदृष्टि दोष में यदि पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है या रेटिना के पीछे बनता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, और इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। निवारण, इसकी अगर हम निवारण की बात करें, किसकी? निवारण। इसके निवारण के लिए अब चाहिए क्या? ये जो प्रतिबिंब यहां बन रहा, हम इस प्रतिबिंब को चाहते हैं यहां बन जाए, तो ये प्रतिबिंब यहां बनेगा कैसे? यानी कि इसके आगे कोई इस प्रकार से ऐसा लेंस रखना होगा जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ दे। यानी कि अगर देखिए, जैसे ये है, एक प्रकाश किरण है, दूसरी ये जा रही, ये मिल रही इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे अगर ये प्रकाश किरणें थोड़ी सिकुड़ जाए, यानी ये इस रास्ते से चली जाए और ये इस रास्ते से चली जाए, तो थोड़ा दोनों एक दूसरे से पहले मिल जाएंगे ना, पहले मिलेंगे। तो यानी प्रकाश किरणों को सिकोड़ने वाला काम कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस। तो इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताना है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये किन कारणों से होता है, तो ये इन्हीं कारणों से होता है, ठीक। इसके दो मेन कारण है जिसके कारण दूरदृष्टि दोष होती है, और उसके बाद इसका निवारण क्या करना है? निवारण, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, यहां पे आपको किरण आरेख भी खींचनी है। तो चलिए हम आपको फटाक से किरण आरेख खींच के दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु स्थित है, यहां से ये प्रकाश किरण गई, आंख पर पड़ी, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होके ये जो है बाहर एक दूसरे से मिल रही है। ये जो है दूरदृष्टि दोष होने का कारण हो गया, ठीक है। ये कारण वाला, ठीक। ये दूरदृष्टि दोष आंख में है, उस कंडीशन की ये इमेज है। अब आगे आ जाओ, इसके निवारण का इमेज हम बना देते हैं, ठीक है। इसके निवारण का इमेज मैं बना देता हूं, ठीक। तो इसके निवारण का इमेज ये है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी क्या है? आंख, ठीक है, आंख। अब इसके सामने अगर हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, ठीक। अब यहां पे अगर कोई वस्तु स्थित है तो ये इस प्रकार से यहां गई, यहां गई। अब ये प्रकाश किरणों को थोड़ा सा सिकोड़ देगा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे सिकोड़ दिया, अब इसका प्रतिबिंब यहां पे आसानी से इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रकाश किरणों को थोड़ा सा जो है क्या किया, सिकोड़ के भेज दिया, तो अब इसका प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया निवारण, ये हो गया निवारण का किरण आरेख, ठीक है। क्लियर हो गई? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, हाँ,
यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा बेटा वन शॉट वीडियो, यानी कि हर एक चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर आपको सारी चीजें रिवाइज कराई जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन के तौर पे। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर, 60 नोट्स और 3 मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन सभी चाहे मॉडल पेपर हो या पिछले 3 साल के पेपर हो, सभी का सोल्यूशन भी यहाँ पे लाइव करवाया जाएगा ऐप के अंदर, ठीक है। और ऐप की जो अभी प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 799 है, लेकिन इसमें भी 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये आपका ऑफ हो सकता है। 100 रुपये ऑफ के लिए, यानी कि 100 रुपये की छूट के लिए आपको यूज करना होगा कूपन कोड संजीव सर, ठीक है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं संजीव सर, तो आपको इंस्टेंट 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कूपन कोड हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक में बीच में स्पेस है और एक में बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो जहां 799 लगना था आपका, वहीं पे 699 लगेगा। और अगर देखा जाए एक तरीके से, तो अगर 699 रुपये में आपके रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिछले साल के, ठीक है, बच्चे हैं जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़कर, क्रैश कोर्स से जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक इन बच्चों ने स्कोर किए हैं। ये देखिए इनके नाम हैं, ये इनका रोल नंबर है, इनके परसेंटेज भी हैं और साथ साथ इनका डिस्ट्रिक्ट भी है। तो अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बातों पर, तो आप इन बच्चों के रिजल्ट को गूगल कर लीजिए, क्या वास्तव में इन बच्चों का जो रिजल्ट है वो सही है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी चीज़ें हो गई हैं कि पता चला इन बच्चों का रिजल्ट हम दिखा रहे हैं और इन्हीं बच्चों का रिजल्ट कोई और भी दिखाएगा, ठीक है। एक ही बच्चों का रिजल्ट कई जगह आपको दिखाया जाता है, तो आप इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये बच्चा वास्तव में है कहाँ का, ठीक है, या किस चैनल से इस बच्चे ने पढ़ा था। ये क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता दूं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जहां पे भी बच्चों का परसेंटेज, नाम, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिटेल जहां पे अनाउंस किया जाए, डिटेल जहां पर हो, वहीं से जो है बच्चे रहते हैं। और जगहों पर सिर्फ बच्चों का आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो अब जो रोल नंबर भाई हम लोग दिखा रहे हैं, तो अब मैक्सिमम लोग भी दिखा रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोल नंबर पहले किसके पास आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चों का रिजल्ट शो किया जा रहा है, जितने भी बच्चों का यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं, हर एक बच्चों का इंटरव्यू पड़ा है। ये भी, ठीक है, ना ही मेरे चैनल की या ना मतलब मेरी टीम की तरफ से, ठीक है, शुभम क्लासेस के टीम की तरफ से कोई भी बच्चों के पास, ठीक है, विजिट करने नहीं गया था। बच्चे खुद जो है फोन करके अपना वीडियो, अपना डेमो रिकॉर्ड करके, ठीक है, अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके बच्चे व्हाट्सअप किए थे, ठीक है। और बाकी जगहों की तरह या बाकी अदर चैनल की तरह हम लोग जो है बच्चों, एक एक बच्चे के पास नहीं गए थे, ठीक है। पता चला बच्चे के पास गए, बच्चे को कुछ प्राइज दे, वो हमारे आपके चैनल से नहीं भी पढ़ा होगा तो भी अगर उसको हम थोड़ा बहुत प्राइज दे देंगे तो वो नाम लेने में क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, वो नाम ले लेगा, हमने यहाँ से पढ़ा था, भले ही वो चाहे सेल्फ स्टडी किया हो या शुभम क्लासेस से पढ़ा हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आप लोग बचे रहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप यहाँ पे जो है थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। और मैक्सिमम बच्चे होता क्या है कि जो चीज़ें ज़्यादातर दिखती हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मार्केट में दिखती हैं, आप उसी तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है, तो सही और गलत के बीच में कहीं जो है, ठीक है, जो मेन सच्चाई है इन दोनों के कहीं ठीक बीच में जो है छुपी हुई होती है, तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आप सही में बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये ऐसे नहीं कहा जा रही हैं। यहाँ पे मिलियन बच्चे, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो है इस चैनल पर ट्रस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। इतने बच्चे जुड़े हुए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बच्चे जुड़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर बेटा आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम बस यही आप लोगों से कहेंगे, तो बिना लेट किए हुए आप लोग क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए और कूपन कोड आप यूज कर लीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
और ऐप जो है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे शुभम क्लासेस तो ये ऐप दिखेगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें खुल जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अभी हमने आपको बताया दूर दृष्टि दोष के बारे में, ठीक उसी तरीके से निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और इस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये हमारी आंख है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। अब यहाँ दूर स्थित कोई वस्तु है, इस प्रकार से दूर से आने वाली प्रकाश किरण, अब इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर यहाँ रेटिना से पहले बन जा रहा है। ठीक है, कहाँ बन जा रहा है, रेटिना से पहले यहाँ कहीं बन जा रहा है। ठीक है, रेटिना से पहले यहाँ कहीं बन जा रहा है। तो जब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा तब ये वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और इसके कारण की अगर हम बात करें तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसकी फोकस दूरी कम हो जाना। कारण की अगर हम बात करें तो पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, या फोकस दूरी का घट जाना या कम हो जाना, फोकस दूरी का कम होना। या दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस का जो गोलक है, यानी कि जो नेत्र लेंस है उसकी उस गोले की व्यास जो है या त्रिज्या कह सकते हैं बढ़ जाना। ठीक है, तो व्यास का बढ़ जाना जो है इसका कारण हो सकती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी, यानी कि अर्थात ये गोलक बड़ा हो जाएगा, तो भी जो है ये हो जाएगा। तो नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ना, रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है, बीच की दूरी का बढ़ जाना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये इन दो कारणों से जो है आपके जो है निकट दृष्टि दोष होते हैं। और इसके निवारण के लिए अगर देखा जाए तो इसके निवारण के लिए यहाँ पे उचित फोकस दूरी का क्या लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, निवारण की अगर हम बात करें तो निवारण में आप क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा लेंस, अवतल। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, अब इसकी भी इमेज आप यहां पे ड्रा कर सकते हैं कि कैसे ये दृष्टि दोष जो है दूर किया जा रहा है। ठीक, ये मान लीजिए हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। ठीक है, अब यहां पे उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा दिया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अब ये जो दूर से आने वाली प्रकाश किरण है, ये इस प्रकार से प्रकाश किरण आई। ठीक है, ये अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा। ठीक है, ये अवतल लेंस क्या करेगा, दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देगा, यानी ये ऐसे कर देगा। ठीक है, अब ये जब प्रकाश किरणें फैल गई तो वापस से जब ये इस लेंस से होकर गुजरती हैं तो इसका जो है प्रतिबिंब फाइनली जाकर रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, फाइनली जो है इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और ये वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। ये निवारण का फिगर है, ये निवारण का किरणारेख है। ठीक है, तो निवारण में भी आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा जो आपने लिखा है बस उसी चीज को यहाँ पे ड्रा करके दिखा देना, इमेज खींच देना, इमेज बना देना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। किस दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से। ठीक है, सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। तो
तो सबसे पहले तो एक चीज हम आपको क्लियर कर दें कि दृष्टि दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। तो जो लेंस की प्रकृति होगी, यानी कि ये जो लेंस की प्रकृति होगी, जो लेंस प्रयोग में लाया जाएगा वो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। अभी भी हमने बताया, तो ये चीज तो क्लियर है, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब अगर अवतल लेंस, एक चीज तो हमने क्लियर कर लिया, अब आगे आपसे पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी भी बतानी, यानी कि एफ भी आपको निकालना है, और क्या बताना है, इसकी क्षमता यानी कि पावर भी आपको बतानी है। ठीक है, तो अगर फोकस दूरी निकल जाएगी तो पावर तो अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि पावर बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बोलो, कोई समस्या नहीं है ना, बोलो क्लियर है, जल्दी बताएं, यहां तक सभी का क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये अधिक से अधिक कितनी दूरी पर देख सकता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन हमारा जो नेत्र लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, ठीक है, कहने का मतलब यह है, यहां पे लेंस के लिए कौन सा लेंस हो गया, अब यहां पे ऐसे समझे, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा लेंस हो गया, ये हमारा लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, नेत्र लेंस है। ठीक, नेत्र लेंस। अब इस नेत्र लेंस पे या इस नेत्र लेंस के सामने अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, और उस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब अगर 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, और 25 सेंटीमीटर क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तभी चीजें हमें साफ साफ दिखाई देगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, यानी ये जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, ये किसका मान दिया है, बोलो किसका मान दिया है, यू का या बी का, यही कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना। नॉर्मली स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो हमें चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, मात्र ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा सा नेत्र लेंस वाले में जो है कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कहां कंफ्यूजन होता है वो चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको दोबारा कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा नेत्र। ठीक है, यहां पे होता हमारा नेत्र लेंस, क्या होता है, नेत्र लेंस, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस आंख से हम 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन वस्तु को हम रखकर पढ़ते कहां पर हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यानी जो यू होगा वो कितना होगा हमारा, हम नॉर्मली वस्तु को कहां रखते हैं, 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं ना, कहां रखते हैं, 25 सेंटीमीटर पर। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बन जाए, तब हम फाइनली सही से देख सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज ये नहीं पता कि 10 सेंटीमीटर हम प्लस में लें या माइनस में लें। ठीक, प्लस में ले या माइनस में ले, तो एक चीज हम आपको क्लियर कर दें, ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी हम ले रहे हैं, प्लस में लेंगे कि माइनस में, माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि इसके प्रयोग के लिए, इस दृष्टि दोष के निवारण के लेंस कौन सा प्रयोग किया गया, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनता किधर है, जिधर वस्तु रहता है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो यानी अगर इधर लेंस है तो इधर वस्तु है, और इसी तरफ प्रतिबिंब भी बनता है। तो यानी b बराबर भी -25 सेंटीमीटर। अब आपसे फोकस दूरी पूछा गया, फार्मूला अप्लाई कर दो बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/-10 प्लस माइनस 1/u का मान कितना है, -25। सॉल्व कर लो, 1/f बराबर -1/10 प्लस 1/25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए, एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। 1/f बराबर एलसीएम कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। 10 का कितना गुना है, 50, 5 गुना। नीचे 10 था, 10 की जगह 50 आ गया, तो ऊपर भी 5 से गुणा, -5। बीच में प्लस है, बीच में प्लस। 25 का कितना गुना है, 2 गुना। 25 दूना 50, तो ऊपर भी 2 से गुणा। कितना आ गया, 1/f बराबर आ गया
-3/50, ठीक है। तो f बराबर कितना आ गया, -50/3 सेंटीमीटर। ये आपकी आगे बेटा फोकस दूरी, क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई, ठीक है। अब फोकस दूरी आ गई, क्षमता आपसे पूछा है, क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। 1/f करोगे तो यानी ये हो जाएगा -3/50 डायोप्टर, ठीक है, -3/50 डायोप्टर, ठीक है। क्लियर है, बोलो क्लियर है सभी का, या कोई समस्या है? अच्छा, एक चीज यहां पे आप देखेंगे, जो फोकस दूरी आई है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो डायोप्टर जो है 100/f हो जाएगा, ठीक है। तो 100/f करोगे तो f का मान 50, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100/-50/3, 50 दूनी से 6 ऊपर चला गया, P बराबर आ जाएगा -6 डायोप्टर, ठीक है, -6 डायोप्टर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी का, बोलो कोई समस्या नहीं ना इस क्वेश्चन में? फिर से समझो, देखो ध्यान से फिर से समझा दे रहा हूं। कह रहा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देख सकता है, ठीक है। अब कह रहा है सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और साथ ही साथ उसकी क्षमता भी ज्ञात करना है। किस दोष से पीड़ित है व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस, ये बात तो क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली हम वस्तु को रखते कहाँ है, 25 सेंटीमीटर पर, तो u बराबर क्या हो गया, 25, और वस्तु हमेशा निगेटिव में, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव में, क्योंकि लेंस के बाईं साइड रखते हैं, ठीक है, लेंस के बाईं साइड रखते हैं, तो ये हो गई -25। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो भी लेंस के बाईं साइड बनता है, तो प्रतिबिंब बनना चाहिए 10 पे, तभी वो साफ साफ दिखेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो भैया u मिल गया, v मिल गया, f निकाल लो, f यहां से निकल गया तो p का ये फार्मूला होता, p यहां से निकल गया, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ गई, बोलो एक बार हाँ या ना जल्दी। चलिए, यहां तक सभी का स्पष्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दूरदृष्टि, इस बार निकट दृष्टि दोष का था, ये क्वेश्चन जो है दूरदृष्टि का। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक ही पढ़ सकता है। कहां तक पढ़ सकता है, 50 सेंटीमीटर दूरी तक। उसको सही सही पढ़ने के लिए, सही सही या सही सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति के एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रकृति क्लियर है बेटा, दूर दृष्टि कौन सा है, दृष्टि दोष कौन सा है, दूर, तो दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग कौन सा किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है, उत्तल लेंस। तो प्रकृति तो क्लियर हो गई, उत्तल लेंस। अब यहीं पे हमें यही समझना है कि u कौन सा है और v कौन सा है, ठीक है। अब देखो एक 25 है, एक 50 है, इसी में से एक u होगा तो एक v होगा, बस, ठीक है। यही हमें क्लियर करना है। अगर यही क्लियर कर ले गए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, ठीक है, यहां पे u कौन है और v कौन है, यही बात समझना है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि कह रहा है कि कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक ही पढ़ सकता है। तो कहां तक पढ़ सकता है वो उसका फाइनल इमेज होना चाहिए, यानी कि फाइनल इमेज वहीं बनना चाहिए जहां तक वो चीजें साफ साफ देख सकता है। तो कहां तक साफ साफ देख सकता है, 50 सेंटीमीटर तक। तो जो v होगा, v बराबर होगा हमारा 50 सेंटीमीटर, v बराबर क्या होगा हमारा 50 सेंटीमीटर होगा। ये बात क्लियर होगी। और कैसा होगा, माइनस में होगा, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि यहां बात नेत्र लेंस की है और नेत्र लेंस के इधर ही सब कुछ होगा, ठीक है, बाईं तरफ। आगे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सॉरी वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा हम कहां रखते हैं 25 सेंटीमीटर पर, तो जो u होगा -25, तो यहां से बेटा आप f निकाल लो। f का जो मान आएगा, f का जो मान आएगा वो 50 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, f बराबर कैलकुलेट करोगे 50 सेंटीमीटर आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, देखो क्योंकि ये 25 वही आना है। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/-50 माइनस 1/-25, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम कितना हो गया 50, ठीक है।
यहाँ 50 है, ये माइनस ऊपर कर सकते हैं माइनस है, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस। 25 था, 25 का कितना हुआ 50, कितना गुना 2 गुना, 25 दूना 50, तो ऊपर भी 2 से गुणा। माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया प्लस का 1, तो 1/f बराबर आ गया, ऊपर 1 हो गया नीचे 50 हो गया, तो ये इंप्लाइज करेगा f बराबर जो आएगा वह 50 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर जो आएगा वो हमारा 50 सेंटीमीटर आएगा। अब कह रहा किरण आरेख भी खींचिए। क्या कह रहा किरण आरेख भी खींचिए। चलिए किरण आरेख भी खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, अब क्या कह रहा है वस्तु को रखना है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। आंख यहीं कहीं, आंख मान लेते हैं यही है। ठीक है, ये लेंस लगा हुआ, ये चश्मा है ना, तो चश्मे के पास ही मान लेते हैं आंख हमारी है। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को, यहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी कुछ होगी, मान लेते हैं ये इसकी फोकस दूरी f होगी। ठीक, ये इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए बेटा, इसका इमेज जो है वो बनना चाहिए 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर पर हमने u रख लिया। ठीक है, ये वस्तु हो गई हमारी AB। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनना चाहिए 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तब ये जाके आंख पे चीजें साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इसका फोकस दूरी हो गया f। ठीक है, f हो गया। और इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब ये हो गया हमारा a डैश और ये हो गया b डैश, a डैश b डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा। ये हमारा किरण आरेख हो गया। ठीक है, पटरी प्रकार लेकर आप बनाएंगे तो चीजें सही सही से बनेगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी लेकर जो है आप लेंस बनाएंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फाइनली यहां पर बनेगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। बोलो, यहां तक सभी का क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, यहां तक सभी का एकदम स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन है प्रिज्म का। प्रिज्म कोण दिया है 60 अंश, यानी कि प्रिज्म कोण A बराबर दे रखा कितना बेटा 60 अंश। कितना दिया 60। कह रहा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, यानी कि डेल्टा m जो है वो कितना है 38 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि म्यू बराबर आपको ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। और एक चीज दिया है साइन 49 डिग्री बराबर 0.75। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सिंपल सा फार्मूला है म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा m अप बाई 2, साइन A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन A अपान साइन A। ठीक है, साइन A प्लस डेल्टा m, A की जगह कितना है 60, कितना है 60, डेल्टा m की जगह कितना है 38/2 अपान साइन A का मान कितना है साइन 60 अंश। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 96, कितना हो गया साइन 96/2, नीचे क्या हो गया साइन 60। साइन 96 का मान कितना होता है, तो म्यू बराबर क्या हो गया साइन 96 अपान 2, यानी कि 49 अपान साइन 60। साइन 49 का मान देखो दिया है, कितना दिया 0.75, और साइन 60 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है 1/2, 1/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 0.75 तो गुणे हो गया 2। इसका इसमें गुणा करोगे 75 दूनी 150, यानी कि 150। 1 2 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा लिया गया। ठीक है, ये पदार्थ के अपवर्तनांक निकल के आ गया 1.5। ठीक है, तो ये बेटा पदार्थ का अपवर्तनांक आ गया 1.5। ठीक है, क्लियर आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। अब इसके आगे बेटा जितने भी सवाल है, आप जो हमने कक्षा 12 का एक वन शॉट लिया था, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र के नाम से, यानी कि
किरण प्रकाशिकी के जस्ट बाद, किरण प्रकाशिकी के जस्ट बाद जो वन शॉट हुआ था उसी के अंदर इस आज के इस सेशन के सारे आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता दे रखा है, ठीक है, क्षमता दे रखा, आगे कह रहा है बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक पढ़ सकता है। ठीक है, तो भैया किस दूरी तक पढ़ सकता है, यानी फाइनली आपको निकालना क्या है, v का मान। किसका निकालना है, v का मान निकालना है। यहाँ पे देखो आप लेंस की क्षमता भी दे रखा, फोकस दूरी भी दिया हुआ है, यानी कि क्षमता p दिया है तो यहाँ से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए एक मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं करना कैसे है, क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आप फटाफट चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें निकालना किसका, v का मान, और u क्या है, ये u बराबर दिया है, ये u बराबर दिया है, u बराबर हो जाएगा -25। ठीक है, v का मान हमें निकालना है कि फाइनली प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्षमता दिया है यानी कि f बराबर हो जाएगा 1/p, तो 1/-2, 1/-2 यानी कि 1/-2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/2, 100/2 ये हो जाएगा मीटर, माइनस है तो ये हो गया -50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से देखो u दिया है, ये f दिया है, b का मान निकल आएगा फार्मूले से, कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले से आप इसका मान निकाल लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की अपवर्तन की सारी घटनाएं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको किरण आरेख खींचना है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया का चित्र समझाइए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी क्वेश्चन का वन शॉट जो है वहां पे आपको मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे बेटा खुद से ट्राई, अगर नहीं लगेगा तब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है, इसका भी पूरा डिटेल वहां पे आपको समझाया गया है। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी वहां पे आपको मिल जाएगा, इसका भी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन बच रहे हैं, इन 2-3 क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से करवा देंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।